हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स का जो हमारा यूनिट 1 चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये क्लास नंबर 6 है। ठीक, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा डिटेल में कराने वाली हूँ, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। उसका आज क्लास 6 होने वाला है। ठीक, बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्लासेस 1 to 5 आपको सारी चीज़ें बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, तो जो पिछले की क्लासेस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं आप लोगों को वही सारे टॉपिक सबसे पहले करा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियोस अच्छे से देखते होंगे, समझ में आता होगा आप लोगों को, और आप नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप नोट्स बनाते हुए चलिए, बात के लिए बर्डन मत रखिए। अभी से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी। मैं आप लोगों को वही रेलेवेंट चीज़ लिखाती हूँ जिसे आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, उतनी ही चीज़ें लिखवाती हूँ जितना आप लोगों को लिखना है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इससे पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, और जिसमें मैंने कुलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म बताया है, और भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह सब कुछ बता दिया हुआ है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। और आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आज की जो क्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जिसके थ्रू हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे और उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ये 15 नंबर का आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग को इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से पास आउट हो रही है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको जो कैलकुलेट करना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है। या लिख सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि कुछ ना कुछ इसका एरिया ए होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई है, ठीक, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हो जाएगा, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख लेंगे द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट of the scalar product of electric field वेक्टर क्वांटिटी में है, इसीलिए वेक्टर ई वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई और ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसीलिए फाई और ई से डिनोट करते हैं। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जहाँ पर डॉट आता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो एंगल क्या है, एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं एंगल। तो थीटा लिख लीजिएगा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें लिखेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाय फाई ई, इसमें ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि जो ये फॉर्मूला आया कैसे आया है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका डेरिवेशन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मान लीजिए हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक, जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है और ये पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसका एरिया है ए। हम छोटे से एरिया के लिए निकालते हैं, छोटा सा एरिया हमारा कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और ये कुछ
एंगल बनाएगा ये डी ए वेक्टर हो जाएगा और ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा एंगल पे। ठीक, ये पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट है। ठीक, तो इसमें स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर कंप्लीट एरिया के निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया जो कि डी ए है। ठीक, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर अगर हम कंप्लीट एरिया के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर कंप्लीट एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो और ये क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेट होता है ये। ठीक, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा फाई ई और ये यहाँ से ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा और ये हो जाएगा ई डॉट डी ए है तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ई कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं और हमें एरिया को इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा फाई ई। ठीक, इसको हम जानते हैं अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सिर्फ एरिया आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और यहाँ से ए बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम इसे ई डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, इसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दिख रहा है ना, देख लीजिए ये इसका ये प्रूव्ड हो गया, कैसे ये निकला। एक बार फिर देख लीजिए, हमने कोई एक सरफेस लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, चार्ज लिया और ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका एरिया, ये पूरा एरिया ए था, इसके लिए स्मॉल एरिया डी ए लिया और यहाँ से एक वेक्टर बनाया डी ए वेक्टर को एट एंगल थीटा, पी पॉइंट है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया के लिए निकाला, फिर कंप्लीट एरिया के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व किया, ये हमारा निकल आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गॉस थ्योरम और इसका डेरिवेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो डालते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे लॉन्ग में पूछा जाता है 15-15 नंबर के। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेटमेंट लिखाऊंगी फिर इसका डेरिवेशन कराऊंगी। तो स्टेटमेंट देखिए, लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है, गॉस थ्योरम होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो पास आउट हो रहा है वो होता है Q टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q चार्ज और उसमें एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा गॉस थ्योरम। तो इसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, एक चीज़ और बता दे रही हूँ, मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आप लोगों को उतनी ही रेलेवेंट टॉपिक लिखवाती हूँ, बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं लिखवाती हूँ कि पूरा का पूरा बुक ही छपवा दूँ। मैं आप लोगों को उतने ही टॉपिक लिखाती हूँ जितना आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिए। और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, फार्मूला शीट बना रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग बना रहे हैं। तो मेरी भी मेहनत सूल हो जाएगी। मैं आप लोगों को कितनी रिसर्च करती हूँ तब जा कर के वीडियो बनती है। तो आप लोग प्लीज़ बनाइए, नोट्स बनाइए, आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल होगा। बाकी जब मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी तो उसमें आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के पढ़े हुए रहेंगे। और कम से कम हफ्ते में एक बार तो एक यूनिट ले लिया करिए और उसको रिवाइज़ कर लिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब भले अभी टाइम है लेकिन बहुत पहले का हो जाता है तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि एक यूनिट ख़त्म हो गया, ठीक, तो आप क्या करिए कि आप एक संडे मान लीजिए या कोई भी दिन ले लीजिए, उसमें आप लोगों को उस यूनिट के सबसे पहले नोट्स आप लोगों को देखने हैं, ठीक।
नोट्स अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद फार्मूला शीट में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं आप लोगों को बता रही हूँ और उसको भी नोट डाउन करते हुए, मतलब एक बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि बहुत दिन का हो जाए तो ऐसा ना लगे कि बहुत दिन से ये वाला यूनिट कवर किया ही नहीं। तो बीच बीच में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल होगी, ठीक। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी, ये क्लोज्ड सरफेस में ही होता है, एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स of the charge enclosed by the surface। ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो इक्वल है 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज। क्यू हमने बताया ना, क्यू इसके टाइम्स के इक्वल है और इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ये एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है। एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बता दी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर इसकी यूनिट भी हो गई, ठीक। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि एक क्लोज सरफेस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है 1/epsilon naught टाइम्स होगा चार्ज के, जो कि किसी भी सरफेस के इनक्लोज होगा, उसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। गॉस थ्योरम से पहले अगर आपने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी ना, उसका भी यूज़ होने वाला है, ठीक। उसका आगे यूज़ होगा जब हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, फिर इसमें डालेंगे इसको प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ भी डाल लीजिए इसका। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक स्फेयर को कंसीडर करेंगे। हमारे पास ये हो गया स्फेयर, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। ये क्या है, स्फेयर है, जिससे ये हमारा पास ओरिजिन है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये स्फेयर से पास आउट हो रही है, ठीक। तो स्फेयर की वजह से इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो ds हो जाएगी, ठीक। इसका एरिया कह सकते हो वो ds हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r हैविंग चार्ज Q। हमारे पास एक स्फेयर है जो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, जिसका चार्ज Q है। फिर इसमें लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आप लोगों को बताया पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितनी होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ पिछले लेक्चर ज़रूर देख के आइए, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेट है, ठीक। तो लिखेंगे लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाई, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही चार्ज है तो Q हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं Q ही था ना, 1/4π∈0 Q और आर स्क्वायर हो जाएगा। वो हमने पढ़ा था कुलम्स लॉ में, जहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी एक पॉइंट में निकालने के लिए, ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे स्मॉल एरिया के लिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये गॉस थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ही बता दी हूँ आप लोगों को। तो इसमें लिखेंगे देन द
फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट, ठीक, एरिया एलिमेंट विल बी, हमने देखा था फाई क्या होता है हमारा, ई डॉट डी एस हमने पढ़ा था ना, और ये पूरा क्लोज था। और इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ही कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये डॉट में है तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा अब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसे 0 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं, ठीक, ये नीचे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो थीटा 0 डिग्री बनेगा, इसीलिए 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा ई डी एस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट कर देंगे, तो ई की जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया एलिमेंट के लिए निकाला है, तो एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाई बचा हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस थ्योरम। सिंपल वे से मैंने आप लोगों को करा दिया, अभी बुक में देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, तब तो समझ में आ ही जाएगा। और आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो पहले आप देखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट्स बनाते हुए चलिए, तब आप लोग वो जब लिखेंगे ना, खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को स्किप करते हुए चलेंगे या फास्ट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। अच्छे से ध्यान से एक दिन में एक ही क्लास अटेंड करिए ना, बस ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, फिर लिखिए, क्योंकि फ़िज़िक्स एकदम फील करने वाला सब्जेक्ट है। अगर इसको अच्छे से फील हो गया आप लोगों को तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे, तो उसका भी आपको चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 3rd सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की, 1st सेमेस्टर की। अभी तो मैंने फ़िलहाल इतना ही कवर किया, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी मैंने सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये सब चीज़ हेल्पफुल होगा, ठीक। आगे के सेमेस्टर में भी कराऊंगी, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक बात और मैं बता दे रही हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और एग्ज़ाम मतलब क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी जैसे कि कुछ समझ में आता है तो उसके लिए आप बता भी सकते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं समझ में आता वो भी बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर दिया करिए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ गॉस थ्योरम को, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दे रही हूँ। देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो इक्वल है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज क्यू के इनक्लोज बाई द सरफेस है। मान लिया हमने कोई एक सरफेस ले लिया, ठीक, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो वही जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन पास होती है तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं ना, तो जो फ्लक्स होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और 1/एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो फाई क्या होता है हमारा Q/Q0 हो जाएगा। यही हमारा गॉस थ्योरम कहा गया था, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसका प्रूफ हमने देखा कि मान लिया हमने एक स्फेयर ले लिया जो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास आउट हो रही है और ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस r मान ली
और यहाँ पर कोई एक चार्ज रख लिया, Q रख लिया, ठीक। और इसकी वजह से जो स्फीयर की वजह से यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा, स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे तो वो ds हो जाएगा। यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया? हमने क्या किया, स्फीयर कंसीडर किया जिसकी रेडियस r है, जिसका चार्ज q है। फिर इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, ये चार्ज है, ठीक। पॉइंट चार्ज की वजह से होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम स्मॉल एरिया के लिए हमने फ्लक्स निकाला। फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेट स्मॉल एरिया के लिए तो EDS होता है, लेकिन हम कंप्लीट एरिया के लिए भी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए हो रहा है EDS। फिर A डॉट B का होता है AB कॉस थीटा, तो हमने EDS कॉस 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री था इसीलिए हमने 0 डिग्री कर दिया। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 0 1 होता है, EDS हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये रिक्वायर्ड गॉस थ्योरम हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है कि आप लोग डिराइव कीजिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम को, या लॉन्ग में भी पूछ लिया करता है गॉस थ्योरम बताइए, उसका डेरिवेशन बताइए और उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी बताइए, ठीक। तो ये जो टॉपिक कराने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, इसमें लिखिएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। अब हमने पिछले की क्लासेस में चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपका नहीं क्लियर है तो एक बार वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने चार्ज पढ़ाया हुआ है, उसमें चार्ज डेंसिटी भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो मैंने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते थे वो होता था Q बाई वी होता था, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या होता था DQ बाई DV होता था, ठीक। ये पढ़ा होगा, मैं बता रही हूँ, ठीक। यहाँ से हम DQ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रो और ये DV हो जाएगा, ठीक। अब टोटल चार्ज के लिए निकालिए, ये स्मॉल चार्ज के लिए निकाला है, अब टोटल चार्ज के लिए निकालिए फॉर टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, DQ इज इक्वल टू रो DV। जब DQ को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से Q बनेगा और रो DV को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वॉल्यूम DV है ना, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में बनेगा। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम काम आने वाला है, तो ये अभी आगे काम आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज के लिए। अब हम लोग लेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। वो क्या था, क्लोज इंटरवल में क्लोज्ड सरफेस में E डॉट DA, ठीक। तो वो किसके इक्वल होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा ना फ्लक्स, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो क्लास 6 में मैंने सब करा दिया हुआ है, तो वही चीज़ इसमें यूज़ होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E डॉट DA, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, और ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं। और ये सरफेस इंटीग्रल में है, क्लोज सरफेस में है, इसीलिए सरफेस इंटीग्रल में है। और इसके यहाँ पर अब Q की जगह पर हम ये वॉल्यूम इंटीग्रल वाला लिखेंगे तो ये आएगा क्लोज सरफेस E डॉट DA इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेते, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, और ये Q की जगह पे रो DV एट वॉल्यूम इंटीग्रल। ये सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल। और हमने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम में पढ़ा था कैसे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी वीडियो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी, गॉस थ्योरम में फिजिक्स में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो इसमें लिखेंगे सिंस वी नो डैट गॉस डाइवर्जेंस
थ्योरम वो क्या थी, मैं आप लोगों को दिला देती हूँ यार। क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। ये हो गया हमारा। इसके पहले का जो है इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और ये जो है इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है ये फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सरफेस से वॉल्यूम में इसमें भी कन्वर्ट कर रहा है और इसमें भी सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि 1/ε0 इंटीग्रल रो डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल वो होगा हमारे इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डी वी। हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से बनेगा 1/ε0। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ रो बचेगा। क्या बचेगा, रो बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई बचेगा। ठीक, यही होता है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट। ये हो गया हमारा ये गॉस। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट को हम लोग ये डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, और ये ई हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट। यही हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। बाकी तो मैंने बता दिया है, एक बार यहाँ से देख लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमने टोटल चार्ज निकाला, फिर उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लगाया, फिर उसके बाद गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम लगाया, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो क्लासेस होने वाली हैं वो भी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। गॉस थ्योरम तो मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इससे क्वेश्चन शॉर्ट में भी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं, और कभी कभी जैसे वेरी शॉर्ट पूछ लिया गया तो इसमें का सिर्फ जो फार्मूला दिया गया है ना ये भी पूछ लिया जाएगा, इसको बताइए। और लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कह देगा कि डिफाइन गॉस लॉ एंड प्रूव इट। प्रूव इट मतलब उसको गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताना है और उसको प्रूव भी करना है, और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी आप लोग बताइए। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ, आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ बीच बीच में वो स्किप हो जाएंगी, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो को ना फास्ट कीजिए ना स्लो कीजिए, आप बस उसी स्पीड में देखते रहिए, आप लोगों को समझ में भी आएगा और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा सब कुछ, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। सारी क्लासेस हो रही हैं, अब सारी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं, तो इसका जो यूनिट 1 है बहुत ही लेंदी जाने वाला था। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कम से कम 20 से 25 वीडियो बन सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को 30 से 40 मिनट की वीडियो में ही आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट भी दे देती हूँ, और आप लोगों का टाइम भी किल नहीं होता है। इसी अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ भी लेंगे और क्लासेस कम होंगी। देखिए, कम से कम क्लासेस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी बोर ना हो, और बहुत लेंदी क्लासेस भी नहीं कर रही हूँ। आधा आधा घंटा तो कम से कम आप लोग दिन में निकाल ही सकते हैं थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को और भी किसी सेमेस्टर का चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। मेरे 3rd सेमेस्टर तक तो बना ही रही हूँ, पढ़ा ही रही हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मैथ्स जो है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता रहे कि उन्हें 1 शॉट चाहिए, कि मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में एक मैसेज करूँगी, उसमें बताइएगा आप लोग मैथ्स के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, 1 शॉट चाहिए कि
स्प्लिट में वीडियो चाहिए, क्योंकि वन शॉट भी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, और स्प्लिट में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। आप लोग नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कम्युनिटी टैब में मैं आप लोगों के लिए एक दिन पूछूँगी, तो आप लोग वो भी बता दीजिएगा, ठीक। सो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी रियल कंटेंट पहुंच सके। सो गुड बाय, स्टे सेफ।